मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर को अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल से कवर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार वहां पे तो वन शॉट है, और वन शॉट में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि तो फटाफट चलते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता कि रिएक्शन कौन सी कैसे याद कर लूं, सारा का सारा खिचड़ी बन जाती है और सब मिक्स हो जाता है। इसीलिए मैं मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर को एक एक करके थोड़े थोड़े करके डिटेल में एकदम डीप में जाकर के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जितना आपके 10th क्लास के लेवल पे है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी से पढ़ने से इससे काम हो जाएगा तो भाई बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे खत्म हुई और केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हुई, कहां ये समझ ही नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में। यहां तक कि ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कहना क्या चाह रहे हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, हॉट वाटर से करता है, क्या मतलब भाई तुम ये तो बताओ कि कैसे, क्या रीजन है इसके पीछे, तुम याद करने के लिए कह रहे हो। एनसीईआरटी तो ऐसे कहती है ये लाइन लिखी है इसको रट्टा मार लो, भाई समझाएगा कौन उसको। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे एपिसोड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैं आपको पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में कराने वाला हूं। इसमें जो ये चैप्टर है इसमें 3 पार्ट्स है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, एक केमिकल प्रॉपर्टी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी मेटलर्जी सबसे लास्ट पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये बहुत ही छोटा पोर्शन है, इसको हम एक एक एपिसोड में कवर कर सकते हैं बड़े आराम से। असली जो इस प्रॉब्लम की जड़ है, ये जो चैप्टर की जो जान है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अगर ये आ गया ना तो पूरा चैप्टर ही समझ आ जाएगा। और हर साल ऐसा एक भी साल नहीं है, ऐसा एक भी सेट नहीं है पेपर का जिसमें ये सवाल ना हो केमिकल प्रॉपर्टी से, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं और एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि यार मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो बाहर से हमें प्रॉपर्टीज दिख रही है मेटल्स या नॉन मेटल्स की, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे पहला मेटल के नॉन मेटल दोनों के डिफरेंस को हम सामने सामने देख रहे हैं और इसकी बात करें तो मेटल जो है वो मेटेलिक लस्टर होता है उसमें, यानी वो चमकता है। जो मेटल्स होते हैं ना वो चमकते हैं, चमकता है ये चमकता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो नहीं चमकते। अब देखो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार कुछ तो ऐसी चीज होते हैं, जैसे मान लो मैं पन्नी लेके आया चमकीली वाली, वो पन्नी तो चमक रही है तो अब बताओ ये नॉन मेटल से कि मेटल से, तो भाई वो सब एक्सेप्शन भी है। तो इसमें एक्सेप्शन भी है जो हम आगे देखने वाले हैं, एक साथ सारे एक्सेप्शन को हम याद कर लेंगे। दूसरा जो अंतर है वो है जनरली हार्ड होता है, मेटल जो जनरली हार्ड होते हैं। जैसे अब आप बोलोगे अच्छा ये भी चीज तो हार्ड है, ये क्या, ये तो नॉन मेटल है। भाई बहुत एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैं पहले कह रहा हूं जो कि मैं आगे बताऊंगा, जबकि ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। मेलिएबिलिटी इन द सेंस, इसका मतलब ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बीटन इन थिन शीट, यानी कि मान लो मेरे पास मेटल है, गोल मेटल है, कोई कोई गोल मेटल है, मेरे को किसी ने गोल मेटल दिया, अब मैंने क्या किया, इस पे हथौड़ा मार के पीट के इसका चादर बना दिया, यानी कि एक तरह से इसको बहुत ही पीट पीट के इसका एक पतला सा मैंने रेक्टेंगुलर शेप करके बना लिया, यानी एक तरह से चादर बना ली, पीट पीट के बहुत उसको पतला कर दिया एक तरह से। तो उसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। वो मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। नॉन मेटल्स में मारोगे तो टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके घर में कुर्सी रखी है जो नॉन मेटल की बनी है, उसको आप हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगा, है ना। अब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है वो भी मेटल्स में होती है। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टाइल बोलते हैं, यानी कि इसको मैं खींच करके तार बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर के वायर्स बनते हैं कि नहीं, तो कॉपर के वायर्स क्यों बनते हैं, कॉपर इज अ मेटल, उसको खींच करके वायर बना दिया। एल्यूमिनियम का भी वायर बन सकता है। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज इसमें होती है, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतला सा वायर बना सकते हैं इसका। जबकि नॉन मेटल्स में नॉन डक्टिलिटी होती है, यानी कि उसमें उसको वायर नहीं बना सकते हम। नंबर 5 पे जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी उनके अंदर से करंट लग जाएगा, हमें बिजली पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने थ्रू जाने देते हैं। जैसे एग्जांपल्स, सिल्वर उसकी तार बनती है, कॉपर की भी तार बनती है, गोल्ड की हम तार नहीं बनाते क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है, सोने की तार बनाया कोई बंदा क्या। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जितने भी मेटल, सॉरी नॉन मेटल जितने भी हो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर और हीट के भी, जबकि ये हीट के भी कंडक्टर नहीं है, गर्म भी नहीं होता जल्दी है। और इसके एग्जाम्पल है सिल्वर और कॉपर। अच्छा, जो मेटल्स होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जल्दी पिघलते नहीं है वो, उसको पिघलाना चाहोगे कि जल्दी से पिघल जाए तो नहीं पिघलेंगे। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो बहुत आसानी से पिघल जाता है, बहुत आसानी से। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका हाई और उसका लो। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी, यानी कि ये साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें देखो एक्सेप्शन बहुत सारे हो सकते हैं हर चीज में। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, ये नॉन मेटल है, बस तो रहा है, सोनोरस नहीं है इसमें। तो वो जो प्रॉपर्टी है मतलब नॉन मेटल्स और मेटल, उसको प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम। ये अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर दे कि यार ये तो बहुत कंफ्यूजन दे रहा है,
फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत कंफ्यूजन दे रहा है, तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी से पता नहीं चलता कि मेटल है कि नॉन मेटल ज्यादा अच्छे से। तो उसके लिए हम क्या करें कि हमें जब पता करना हो ये चीज मेटल है या नहीं है, नॉन मेटल है, तो कैसे पता करें वो हम आगे देखने वाले हैं। जो आठवीं जो प्रॉपर्टी है सोनरस, जो कि इसमें नहीं है। नौवीं प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, ये ज्यादातर सॉलिड में रहता है। जो मेटल्स है वो ज्यादातर सॉलिड्स में रहते हैं। जो मरकरी है ना इकलौता, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। अब मरकरी क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कि थर्मामीटर जो प्लास्टिक में नहीं रखा होता, उसको जो डॉक्टर नापते हैं जैसे बुखार, जिसमें वो ऑरेंज कलर का होता है, वो ऐसे करके ऊपर चढ़ता है, या तो व्हाइट कलर का होता है, मतलब ऐसे बुखार नापते हैं। वो दूसरा वाला, एक नंबर वाला नहीं, उसके अलावा जो दूसरा वाला होता है जिसमें पानी ऊपर जाता रहता है, तो वो मरकरी है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और जबकि ये जो नॉन मेटल्स है इसमें तीनों स्टेट्स पाई जाती है। सॉलिड में भी रहता है, जैसे कार्बन और सल्फर है वो सॉलिड है। लिक्विड ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी आ रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। और जो गैस है ना, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। जितने भी एक्सेप्शन इसमें बनते हैं सबको एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्सेप्शन को एक साथ लिख लेंगे तो हमें सारे एक्सेप्शन याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको ना बस अभी इसको देख लेना है, इसको लिख लेना है एक बार, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर पढ़ना है, एंड 24 घंटे बाद फिर पढ़ के देखना है। फिर रिवीजन करोगे ना जब टेस्ट के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो देखो जो मेटल्स होते हैं, अगर उसमें एक्सेप्शन को देखे तो यार एक बात समझो, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट? हार्ड होते हैं। तो रूल क्या कहता है, एक्सेप्शन यानी रूल के अगेंस्ट जो चलते हैं। ऐसे कुछ बच्चे नहीं ऐसे होते जो स्कूल में रूल नहीं मानते। फॉर एग्जांपल अगर बोला है कि अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, फिर रोज स्कूल आना है, तो बंदा रोज नहीं आ रहा, जानबूझ के नहीं आ रहा, तो उसको नोटिस दे दी जाती है, रूल नहीं मानता, मतलब जो अगेंस्ट चलता है, बदमाश है जो एक तरह से। तो भाई इनमें भी कुछ लोग बदमाशी करते हैं, रूल्स को नहीं मानते हैं। कौन है वो जो रूल्स को नहीं मानते? देखो मेटल का रूल क्या कहता है, वो कहता है भाई सब हार्ड होने चाहिए। बट कुछ मेटल ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा हार्ड, मैं तो सॉफ्ट रहूंगा, क्या कर लोगे मेरा? तो एल्कली मेटल्स होते हैं, इनका नाम है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल पता है क्यों नाम है? क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्साइड है ना, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो पानी में जब जाते हैं तो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और एल्कली पता है क्या होता है? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा एल्कली क्या होता है। एल्कली वो वाले बेस होते हैं जो कि सोल्युबल इन वाटर होते हैं, है ना। तो अगर इसके आगे मैं OH लगा दूं तो ये बेसिक बन जाएगा। बेसिक बनने के बाद मैं इसको वाटर में डालूंगा तो सोल्युबल होगा। तो ये इसीलिए मैं इसको एल्कली मेटल्स बोलता हूं, क्योंकि ये एल्कली ही बनने वाला है आगे जाकर के, अगर मैं इसके साथ OH ऐड कर दूं तो। तो जो एल्कली मेटल होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कुछ और अलग से गैलियम, सीजियम, ये सारे के सारे सॉफ्ट है। लिथियम भी सॉफ्ट है, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम सब सॉफ्ट है। इतने सॉफ्ट है कि इसको चाकू से काट सकते हो पनीर की तरह बिल्कुल ऐसे काट सकते हो इसको। अब दूसरा एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम, जो ये दोनों है ना, गैलियम और सीजियम, ये सॉफ्ट है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। आपने ना एक वीडियो देखी होगी शॉर्ट में अगर देखा हो तो, कि वो बंदा ना हाथ में ना एक चमकीला चमकीला कुछ लेकर के दिखाता है, और ऐसे जब वो टच करता है, मान लो उसने इधर टच किया तो वो लिक्विड इधर चला गया, ऐसे टच किया तो वो इधर आ गया, ऐसे टच किया तो उधर आ गया, है ना, इधर उधर चला जाता है। तो वो जो गैलियम और सीजियम है ना, वो इतना ज्यादा मतलब वो तो सॉफ्ट है और लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका, कि जैसे ही वो हाथ पे आता है तो वो पिघल जाता है। हाथ का टेम्परेचर जो है कितना होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, यही नॉर्मल टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर पे 25 से ज्यादा ही जाएगा ना, तभी जाकर के पिघल जाने लग जाता है। और 37 तो 25 से ज्यादा है ही, तो ये हमारे हाथ का जो टेम्परेचर है उस पर ये पिघल जाता है, गैलियम और सीजियम। मैं अब ये बताता चलता हूँ साथ साथ कि एग्जाम में कौन सा सवाल आया। देखो एग्जाम में एक तो पोटेशियम को लेकर के सवाल आया था, मतलब ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कट बाय नाइफ, तो उसमें ऑप्शन था पोटेशियम, आयरन, अलग अलग ऑप्शन थे, पोटेशियम एक आंसर था उसका। और ये भी सवाल आ रखा है जो पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखा है, गैलियम और सीजियम जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो पाम पे जो है पिघल जाते हैं, हमारी हथेली पर वो पिघल जाते हैं, इतने ज्यादा वो मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। अब जो मरकरी है ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। एक चीज ध्यान सुनो, ये जो मरकरी है ना, ये मेटल के नाम पे कलंक है। कुछ लोग होते नहीं है कि भाई तू दोस्त के नाम पे कलंक है, तू मेरा दोस्त, तू दोस्त के नाम पर तू कलंक निकला, तो मेरे साथ ये कर दिया। वो ऐसे मरकरी भी है, मेटल्स नहीं है वो रियल, वो ना हरकतें उसकी ऐसे सारी की सारी कि वो नॉन मेटल की तरह हरकतें कर रहा है। देखो एक तो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में कौन रहता था, लिक्विड में तो नॉन मेटल्स वाले रहते थे ना, ये लिक्विड में रह रहा है। अच्छा और क्या है भाई, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये क्या बात हुई, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ले ली, ये ऐसा थोड़ी ना होता। तो जो मरकरी है वो मेटल के नाम पे कलंक है,
कलंक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा है। फिर एक ये भी सवाल, भाई सारे एग्जाम में पूछा, मैं क्या करूं, सारे के सारे एग्जाम में सारे पॉइंट पूछ ही लिए, मैं टू दी पॉइंट एकदम करा रहा हूँ सारे। अगर यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा है ना, वो जो स्टिक मैन बनाता हूँ उसके अलावा, जो ये ऐसे ऐसे करके बनाता हूँ उसके अलावा, वो सारे के सारे एग्जाम में आ रखे हैं, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं। ये वाला पॉइंट ये भी एग्जाम में है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो लेड भी उसमें एक ऑप्शन था, बच्चे नहीं कर पा रहे थे, वो तो सोच रहे थे कि सारे के सारे मेटल्स है, बल्कि उन्हें एक लाइन एनसीईआरटी की बस याद रखनी थी कि जो लेड है, जो पीबी है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट नहीं करता। हम नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखो, जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकते नहीं है, बट अगर आप नमक का दाना अगर साइड में निकालो, या फिर आयोडीन, क्योंकि नमक के दाने में जो आयोडीन होता है इसलिए कह रहा हूं, तो उसको अगर साइड में निकालो तो आप ये देखोगे वो हल्का हल्का चमक रहा है ना, देखा कि नहीं, चमकता है। और ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है ना, पेंसिल का आगे वाला हिस्सा, जैसे अगर मान लो ये पेंसिल है, इफ दिस इज ए पेंसिल, ये पेंसिल है, अगर टणंग, ये पेंसिल है, तो इसका जो आगे वाला हिस्सा जिससे आप लिखते हो, जो ब्लैक रंग का है, वो वाला जो हिस्सा है ना ब्लैक वाला, वो ग्रेफाइट का बना हुआ है और वो चमकता है, वो लस्ट्रस है। ये याद रखना, आयोडीन और ग्रेफाइट जो वो चमकते हैं, लस्ट्रस है ये ना आपको पता है कैसे याद होंगे, आपको ना बस क्वेश्चंस लगाते जाने, जो मैं डीपीपी दूंगा, जो मैं आपको टेस्ट में कभी क्वेश्चंस दूंगा आगे जाकर के, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। या आप कहीं भी टेस्ट भी देते होंगे, चाहे स्कूल में, अगर बैच नहीं ले रखा कोई बात नहीं यार, स्कूल में टेस्ट होता होगा, और मैं भी अब टेस्ट लेने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, तो उसमें हम देखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। अब देखो, जो हीरा होता है ना, हीरा डायमंड, वो ना कार्बन ही होता है, मतलब कार्बन अलग अलग फॉर्म में होता है, तो कार्बन बेसिकली तीन फॉर्म में होता है। एक तो खुद कार्बन के फॉर्म में, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोयले जैसा कार्बन के फॉर्म में एक तो हो गया, दूसरा ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, और वो डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो डायमंड हीरे के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सोचो जरा। तो डायमंड जो है ना, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हमारे जो अर्थ है उस पर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है, दैट इज डायमंड। ये चीज याद रखना, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस वो डायमंड है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, इतनी आसानी से नहीं पिघला सकते इसको, बहुत मुश्किल से, वैसे ये बहुत मुश्किल से बना है। आपने सुना होगा ना कि कोयले की खान में हीरे को पहचानते, या फिर कोयले की खान जो है वहां से हीरा निकला, ऐसा सुना होगा आपने। तो वो हीरा बनने में बहुत टाइम लगता है, कोयला तो बड़े आसानी से होता है, ठीक है कोयला तो आ गया, लेकिन हीरा बनने में टाइम लगता है। ऐसे ही आपको भी, जैसे आप 10th क्लास में हो, तो आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, फिर कॉलेज में जाओगे, कुछ करोगे जिंदगी में, तो आपको भी टाइम लग रहा है, बचपन से लेकर के अब तक बेशक टाइम लग रहा है, बट जब आप जो बनोगे ना आगे जाकर के, वो ऐसा बनोगे आप खुद भी नहीं सोच सकते, इतने अच्छे इंसान आप बनने वाले हो और कुछ बहुत अच्छा करने वाले जिंदगी में। देखो, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का फॉर्म है, अभी मैंने बताया। उसकी खास बात ये हमने देख लिया कि ऑलरेडी ये लस्ट्रस है, यानी कि चमकीला है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देखो एक बात बताऊं, अगर पेंसिल जो है, पेंसिल की नोक लेकर के आपने जो प्लग होता है ना, प्लग जो जो इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है बिजली का, उसमें अगर आपने लगा दिया, मान लो ये बिजली का बोर्ड है, ये प्लग है, और ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को मान लो आपने कर दिया चालू, इस स्विच को आपने चालू कर दिया, अगर आपने इसको चालू किया और पेंसिल इसके अंदर ऐसे करके घुसा के लगा दिया और चालू कर दिया, और पीछे अगर टच करा ग्रेफाइट वाले हिस्से पे, वहां से थोड़ा सा ग्रेफाइट निकल रहा होता है कि नहीं भाई, पीछे जो पेंसिल का पीछे वाला हिस्सा वहां से थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है कि नहीं, तो वहां पे अगर आपने टच कर दिया तो भाई साहब करंट लग सकता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आ रखे हैं, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये PYQ जैसे फर्रे या फालतू के नहीं लिखे, फर्रे यानी ये क्या होता है, मतलब ये फालतू के पॉइंट्स नहीं है भाई, काम के पॉइंट है, एग्जाम में आ रखा है। देखो, जो कॉपर और एल्यूमिनियम होता है ना, कॉपर और एल्यूमिनियम, उसको ना कुकिंग वेसल्स के रूप में यूज किया जाता है। कुकिंग वेसल्स यानी अरे खाना बनाने वाले जो बर्तन नहीं होते, उसमें यूज किया जाता है इसको। अब क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि नंबर 1 ये गुड कंडक्टर है, सबसे पहला रीजन। एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम के जो कुकिंग वेसल्स है क्यों बनाए जाते हैं, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वेसल्स आर मेकिंग फॉर कुकिंग। तो पहला आंसर है इसका गुड कंडक्टर है भाई, किसके, हीट के। दूसरी बात इसका ये है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दूसरा रीजन है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होता, भाई तुमने गैस पे चढ़ाया, गैस थोड़ी सी तेज करी, और बाद में आकर के देखा कि भाई ये क्या है, तो पूरा पिघल गया, बर्तन ही पिघल गया, मतलब ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना हो, ये तो लो मेल्टिंग पॉइंट में होगा, ऐसा ना हो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स को चुना गया। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को कुकिंग वेसल्स में इसलिए यूज किया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये चैप्टर नंबर 3 से कम चैप्टर नंबर 4 से ज्यादा रिलेटेड है। तो कार्बन वाला चैप्टर नहीं पूरा का पूरा,
भाई सोचो, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर पूरा चैप्टर ही बना दिया। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और इसके बच्चे जितने भी है, मतलब पूरे के पूरे जो है कार्बन के ऊपर एक पूरा चैप्टर बना दिया। भाई साहब पढ़ोगे ना तो दिमाग ऐसे खनकेगा, आज भाई पूरे चैप्टर में कार्बन कार्बन करे जा रहे हैं, कार्बन कार्बन। देखना उस चैप्टर में बताऊंगा आगे क्या होगा। देखो, कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल है, हाँ पता है, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो इसके अलग अलग फॉर्म है ना, अलग अलग जो इसके रूप है, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज एलोट्रॉप, तो हम लिखेंगे कार्बन हैज डिफरेंट फॉर्म, दिस ईच फॉर्म, जो ईच फॉर्म है हर एक फॉर्म, उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। और इसके तीन फॉर्म है, एक तो ग्रेफाइट है जो पेंसिल में होता है, और एक है हीरा, और एक है कोयला, ये तीन होते हैं। और वहां पे हमने एक और पढ़ने वाले जो कि होगा बकमिस्टर फुलेरिन, फुलेरिन कहा जाता है उसको, गाली नहीं है ये, ठीक है ना। वहां पे जाकर के आपको पता चलेगा जब चैप्टर नंबर 4 में हम चलेंगे तब। अब देखो, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है यार, उसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन है। समझ ही नहीं आ रहा कि एक तुम कह रहे हो सॉफ्ट है, फिर कह रहे हो कुछ ऐसे वजह सॉफ्ट नहीं है, तुम कह रहे हो लस्टर्स है, फिर कह रहे हो कुछ ऐसे जो लस्टर्स नहीं है। ये कोई बात हुई? मतलब क्लियरली बता ही नहीं सकते कि यार कौन सा मेटल्स है कौन सा नॉन मेटल्स है। किसी ने बोला जो लड़के होते हैं ना उनके बाल छोटे होते हैं, बट उसमें एक्सेप्शन नहीं है क्या? कोई लड़के ऐसे नहीं होते जो पूरा बाल लंबे करके बाइक चलाते भूई भूई करके, देखा है ना ऐसे को? तो भाई हर चीज में एक्सेप्शन है। बट एक काम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से तो क्लियर हो नहीं रहा यार कि क्या है मेटल क्या है नॉन मेटल, तो हम ना केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चलते हैं और डीप में देख करके आते हैं और पता करते हैं। वो अलग बात है, वहां भी एक्सेप्शन है भाई, केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ एक्सेप्शन, पूरा एक्सेप्शन भर रखा है। बट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं ना, तो मैं सारा का सारा आपको एक्सेप्शन याद कराने वाला हूं। अब देखो, जो ये पांचों के पांच रिएक्शन है, देखो केमिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। जो आपको दिख रहा है ना वो बोर्ड पे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बस इन्हीं रिएक्शंस के अपने डीप में जाते जाएंगे और चीजों को याद कर देंगे, समझते जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा। क्या रिएक्शन है भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब होता ही है। जब आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे पिछले वाले चैप्टर में एसिड बेस में, तब भी वहां पे रिएक्शंस की बात करने लग जा रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही रिएक्शन होता है भाई साहब। जब आगे जाकर के चैप्टर पढ़ोगे ना केमिकल रिएक्शंस में, तो देखोगे कि यार एक कंपाउंड ले लेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर केमिकल बताएंगे, ऐसे ही वो करते जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रिएक्शंस। तो पांच रिएक्शन देखेंगे बस हमें। एक तो हम एयर के साथ देखेंगे कि जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना तो बर्न होता है। जैसे याद करो चैप्टर 1 में मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे यानी कि। तो एक तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो मेटल्स है ना, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फिर हम दूसरे नंबर पे ये देखने वाले हैं कि ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसको मैं वाटर से रिएक्ट कराऊं तो कैसे करेगा, और हर बार अलग अलग तरीके से करने वाला है, हर मेटल्स के साथ अलग अलग तरीके से करने वाला है। सबको मैं बताऊंगा। वैसे आज तो मैं सिर्फ यही बता पाऊंगा, इसके डीप में आज हम जाने वाले कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद किसकी क्या, किस मेटल की क्या हालत होती है। कुछ रिएक्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सारे थोड़ा ना कर जाएंगे। और जो नंबर 3 पे है वो है रिएक्शन विद एसिड, कि अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं मेटल्स का तो कैसे करते हैं। अब ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, एसिड बेस और साल्ट में आपने पढ़ा कि एसिड रिएक्ट विद मेटल। याद करो, जैसे मान लो मेरे पास एसिड है HCl, अगर एसिड है और मेरे पास मेटल मान लो मैंने ले लिया जिंक, तो अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो ये क्या देगा, साल्ट देगा, ZnCl2 साल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस। तो यार ये तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको बस दोबारा देख लेंगे, है ना। तो एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 4 पे हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। इसका मतलब भाई ये रिएक्शन भी तुम पढ़ के आ चुके हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक मेटल हमने ली, मान लो मैंने एक मेटल लिया फेरस और एक मेटल लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये भी मेटल और ये भी मेटल, एक मेटल लिखा है रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी एक मेटल की रिएक्शन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराता हूं तो क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये इसको बोल देता है चल भाग यहां से, तो ये यहाँ पे आ जाता है फेरस सल्फेट। और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, रिएक्टिविटी सीरीज की, अगर आपको याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा नहीं था वहां पे उस चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी। फिर मैंने ये कहा था कि और डिटेल में इसको हम चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फिर हम देखेंगे नंबर 5 पे कि यार ये नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो एक चीज याद रखना, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, वहां पे अपने आप याद हो जाएगा, अभी बस सुन लो। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम है, सोडियम को अगर मैं क्लोरीन में ऐड करूं तो NaCl बनेगा, क्लोरीन तो Cl2 के फॉर्म में होता है।
तो NaCl बनने वाला है। बट ये इस तरह से नहीं बनेगा जो आप सोच रहे हो कि प्लस करके आ गया, ये किसी और तरीके से बनेगा। किस तरह से बनेगा वो मैं वहां पे बताऊंगा जब हम इस रिएक्शंस को पढ़ेंगे। नंबर 1 पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मैं ऑक्सीजन में मतलब बर्न करने वाला हूँ, मेटल को मैं बर्न करने वाला हूँ। तो एक रिएक्शन तो हमें ऑलरेडी याद है, जब मैं मैग्नीशियम को बर्न करता हूँ यानी मैग्नीशियम प्लस O2, तो वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो थर्ड वाली रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम को जब मैंने ऑक्सीजन की वजह से बर्न किया तो मेरे को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर इसको बैलेंस करना है तो दोनों तरफ 2 लगा दिया और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है हमें ऑलरेडी, ये तो हमें पता है, इसके लिए कोई नई चीज जरूरत नहीं है सीखने की। बस ये वाली देखो, ये भी मेटल है, सब में एक चीज एक होने वाली है कि ऑलमोस्ट ऑल, सब में ज्यादातर में ऐसा होता है, आप अपने सिलेबस में पूरा मान लो। चलो, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होने वाला है भाई, ऑक्सीजन से, मेटल है, कोई मेटल है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है, ये है रिएक्शन। तो कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO होता है, इधर भी 2 लगाओ इधर भी 2 लगाओ, बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि Al और O2 रिएक्ट कर रहा है, तो Al2O3। अब इसको बैलेंस करना है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर 2 लगाओगे तो यहाँ पे देखो ये Al2 2 बैलेंस हो गया, बट ये 3 है ये 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये एल्यूमिनियम 4 हो गया, बट तो यहाँ पे भी हमें 4 लगाना पड़ेगा, है ना भाई। बैलेंस तो हर चैप्टर में है, बैलेंस आना चाहिए आपको। और अगर आपको नहीं आता ना बैलेंस, तो आप एक काम करना, मेरे चैनल पे जाना प्लेलिस्ट में, और मैंने ना बैलेंस करना सिखाया रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वो जो चैप्टर है पहला ही एपिसोड होगा, उसमें बैलेंस करना सिखाया, उसको जाकर के देखना, अच्छे सब समझ आएगा। सारी रिएक्शन जो मुश्किल मुश्किल आते ना एग्जाम में, सबको बैलेंस कर लोगे आप। तो ये चीज हमने देखी कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ मिला, यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला। अच्छा, जो कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर जलता नहीं है बड़े आसानी से। फॉर एग्जांपल सवाल आया एग्जाम में कि विच मेटल डू नॉट बर्न, तो आपका आंसर होगा कॉपर। कॉपर जलता नहीं है, तो ये क्या बन गया है भाई, ये ऐसे हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर आपने लिया। एक बार आप ऐसे करना कि मान लो आपके घर में कोई कॉपर का बर्तन है, कॉपर यानी तांबे का कोई लोटा रखा हुआ है आपके घर में, तो आपने क्या किया ना, उसको जलाया, मान लो उसके ऊपर खाना बनाया, तो नीचे नीचे जो है ना उसकी जगह पे काला हो जाता है, तो ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक क्यों हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक रंग का है। तो पहली बात तो ये बर्न नहीं होता, जलता है नहीं कि जल के भस्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर मान लो इसको हमने जलाने की कोशिश भी करी, पहली बात तो जलेगा नहीं, और जलाने की कोशिश करें तो ये बहुत टाइम बाद जलेगा भी नहीं, काला होगा, बस सिर्फ काला होगा, जलने वाला नहीं है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, वो जब बनता है तो ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम होती है। अब सवाल ये उठता है, यार डेजलिंग और ब्रिलियंट में क्या अंतर है। डेजलिंग तो समझ आता है कि एकदम चमक करके एकदम रोशनी निकल रहा है, जैसे मान लो ऐसा लगता है कि मान लो वहां पे लड़ी लगा दी किसी ने व्हाइट रंग की, मैग्नीशियम जलने वाली रिएक्शन आपने चैप्टर 1 में देखी हुई है। ब्रिलियंट में क्या होता है, ब्रिलियंट में ना यहाँ पे भी व्हाइट लाइट निकलती है एकदम तेजी से, बस नाम अलग अलग दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब ना हमें क्या देखना है, जो रिएक्शन हमने जो नॉर्मली ये क्या है, रिएक्शन ऑक्सीजन से करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है, ये पता चल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं हमें, 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, फिर उसके बाद ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है ना, इसको हम देख लेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि आपको ये पॉइंट याद है ऑलरेडी। देखो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक या बेसिक, चैप्टर नंबर 2 अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। इसको कैसे याद कराऊं, देखो मान लो अगर आपको मधुमक्खी काट ली, तो पता है गांव में क्या करते हैं, गांव में ना जो लोहे का जो वो नहीं होता हसुआ, हसुआ समझते हो क्या होता है, हैं? उसको जो लोहे का जो होता है चाकू वगैरह, फिर चाकू भी होता है, उसको रगड़ने लग जाते हैं। अब उसको क्यों रगड़ने लग जाते हैं, देखो जो मधुमक्खी ने काटी वो एसिडिक है, और जो लोहे से रगड़ रहे हो, लोहा यानी मेटल, मेटल के ऊपर ऑक्साइड जम गई है और उससे रगड़ रहे हो, मेटल का ऑक्साइड जो वो बेसिक है, इसीलिए तो एसिड उधर एसिड है, जो हमें मधुमक्खी ने काटा वो एसिड है, और जो लोहा है उसके ऊपर ऑक्साइड जम गई तो वो बेसिक है। तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है भाई, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, हाँ ये बात पता है। अब दूसरा पॉइंट ये है, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं ना जो एसिडिक भी होते हैं, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन, जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों एग्जांपल्स याद रखना, दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोनों के दोनों बेसिकली ये बेसिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं और एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो ये दोगले हैं, एम्फोटेरिक नेचर है इसका। तो एम्फोटेरिक नेचर क्या हुआ, एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी कर सकता है। अच्छा, जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तब ये तो एसिड है, तो अब ये यहाँ पे बेस की तरह हरकत करेगा, लाइक बेस, बेस की तरह एक्ट करने वाला है।
अच्छा, अब ये क्या बनाएगा भाई, कुछ नहीं, AlCl3 बनाने वाला है ये AlCl3, और प्लस में ये बन गया साल्ट, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो साल्ट और वाटर बनता है H2O, ये बन गया वाटर। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस आप करके बताओगे मेरे को कमेंट में, ठीक है, बहुत आसान है बैलेंस करना। और अगर ये बेस है जो बेबी को पसंद है, और ये अब ना यहाँ पे अगर इसके पास बेस है तो अब ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, लाइक एसिड की तरह एक्ट करेगा, और अगेन ये साल्ट बनाएगा, बट साल्ट कुछ अलग है, देखना ध्यान से, सोडियम AlO2, NaAlO2, ये है सोडियम, इसको हम कहते हैं सोडियम, याद रखना, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है इसको, याद रखना। और ये अगर साल्ट मिल गया है तो यहाँ पे हमें वाटर मिलने वाला है, तो इस रिएक्शंस को भी याद रखना और एग्जांपल्स भी याद रखना। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, या फिर रिएक्शंस लिखने को बोल सकते हैं, या फिर एग्जांपल्स एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा वाला एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि ज्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड ज्यादातर होते हैं मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, यानी अगर मैं उसको वाटर के अंदर घोलूं, वाटर के अंदर डालूं तो वो नहीं घुलते इतनी आसानी से कि घुल जाए, ऐसा नहीं होगा। जो अरे वाटर के मेटल के जो ऑक्साइड है, देखो मेटल के ऑक्साइड MO2 होते हैं, अगर मैं इसको वाटर में डालूं, मान लो मैंने इसको वाटर में डाल लिया तो ये घुलेगा नहीं, ये नहीं घुलेगा, घुलेगा ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं घुलने वाला। बट कुछ ऐसे होते हैं ना जो घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो एल्कली होते हैं, एल्कली बनाते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना कि अगर घुल गए, जो बेस ऐसे होते हैं जो घुल गए, मेटल ऑक्साइड यानी बेस, और जो उसमें घुल गए वो एल्कली। तो यार ये कोई नया पॉइंट नहीं है, हमने पढ़ा तो है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक कहते हैं, बेसिक कैरेक्टर के, ठीक है, और जो मेटल ऑक्साइड यानी जो बेस घुल जाता है उसको हम एल्कली कहते हैं, यही तो सिंपल सी बात है। और सिर्फ दो ही ऐसे हैं, जो Na2O ये मेटल का ऑक्साइड है, बेस है, ये K2 है ये मेटल का ऑक्साइड है, ये बेस है, ये दोनों वाटर में घुल जाते हैं। जैसे अगर मैं इसको वाटर में घोलूं तो ये बनाएगा एल्कली, ये बनाएगा NaOH, मेटल के ऑक्साइड वाटर में घुल के एल्कली बनाते हैं, एल्कली मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, ये एल्कली है भाई, सिंपल सी बात है। जो बेस है वाटर में घुल करके, ये जब वाटर में घुलेगा बेस तो वो एल्कली देगा, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ऐसे ये भी बेस है, वाटर में जाएगा तो ये एल्कली देगा जो कि KOH है, एक्वस सॉल्यूशन। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, और आई थिंक ये बैलेंस हो गया, देखो 2 ऑक्सीजन इधर भी 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रो इधर भी 2, ठीक है, इसको भी बैलेंस कर दो, 2KOH लगा के बैलेंस कर दिया। चौथा पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि ऑल मेटल्स डू नॉट, सारे के सारे मेटल जो है ना वो सेम रेट पे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट, मतलब सबकी स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब समझ रहे हो कि कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होती। ये बात खास है इसमें कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो सेम नहीं होने वाली, मतलब कोई मेटल ऐसा होगा जो डालते ही फटाफट रिएक्ट कर जाएगा, मतलब मेटल जो है मेटल ऑक्साइड फटाफट बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं बना पाएंगे। मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन सेम रेट, मान लो मैंने सोडियम और पोटेशियम को हवा में रखा, मान लो ऐसे रख दिया, वो फटाफट रिएक्ट कर जाएगा। अब ऐसा क्यों है वो आगे मैं बताऊंगा, वो रिएक्टिविटी सीरीज उसके पीछे रीजन है, और भी अच्छे से समझाऊंगा क्यों है। और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर है, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा ऑक्सीजन से जल्दी, वो तो बर्न ही नहीं हो रहा उसमें, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बड़ी जल्दी हो गए थे। क्यों सोडियम पोटेशियम जल्दी क्यों हो गए, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, याद करो, कटरीना ने कार मांगी वाला ट्रिक याद है ना। अब देखो नंबर 5 पे जो पोटेशियम और सोडियम है वो रिएक्ट सो विग्रसली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्ट करते हैं भाई, यही तो मैं भी कह रहा था कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ फटाफट रिएक्ट करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है वो आग पकड़ लेता है। मान लो आपने जो सोडियम है, सोडियम ना एक ना पनीर की तरह दिखता है, वो बाहर उसको रख, जब जैसे उसको बाहर निकालते हैं, उसको हाथों से पकड़ के नहीं निकालते हैं, उसको एक छोटी सी लोहे की चिमटी होती है उससे पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं, जैसे बाहर निकालते हैं वो जलने लग जाता है, वो बर्न होने लग जाता है, क्यों, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, इसलिए उसको ऐसे नहीं रखते, उसको कहाँ रखते हैं हम, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है उसको। पोटेशियम और सोडियम जो है इतनी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं विग्रसली, यानी बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से, कि वो कैच कर लेते हैं फायर को, आग पकड़ लेते हैं, यानी कि एयर में बर्न कर लेते हैं। जबकि उसे हम ओपन रखेंगे तब भी, ओपन रखेंगे ना बाहर, तो वो कॉन्टैक्ट ऑफ एयर यानी कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके जलने लग जाएगा, तो गायब भी हो जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा, तो किस काम आएगा, सोडियम का यूज कहीं कर पाओगे क्या, नहीं। तो एक सवाल एग्जाम में आया 2021 में, उन्होंने पूछा
कि जो सोडियम और पोटेशियम है उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्रोटेक्ट करने के लिए बर्निंग इन एयर, ताकि एयर में बर्न ना हो। दूसरा रीजन ये है कि एक्सीडेंटल फायर ना हो जाए, ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि आग लग जाए एक्सीडेंटल, मान लो हमने सोडियम निकाल कर रखा कहीं पे, वहां रख दिया, ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आग लग गई। तो एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए भी हम सोडियम और पोटेशियम इनको ना केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, मिट्टी का तेल। पॉइंट नंबर 6 दे रखा है कि सरफेस ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल ऐसे होते हैं इसके सरफेस, मान लो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये लेड, ये जो सरफेस, इसके सरफेस है, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। बट ये मैग्नीशियम जो है ना, ये फटाफट ऐसे नहीं रहेगा, ये फटाफट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए आपको याद है कि जब आप रिएक्शन करवाने जा रहे थे, मैग्नीशियम को बर्न करने जा रहे थे, तो याद हो कि आपने रेगमाल का यूज करके पहले उसके ऊपर उसको साफ करा था मैग्नीशियम को, क्यों, ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाएगी। ऑक्साइड की लेयर हटते ही क्या बचेगा, सिर्फ मैग्नीशियम, और हम मैग्नीशियम को बर्न कराना है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं कराना था। इसीलिए हमने उसको रेगमाल से हमने रगड़ा था और साफ किया था, ताकि ऑक्साइड की सारी लेयर हट जाए। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर, मतलब एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये सारे मेटल्स भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में। तो इससे ये फायदा है, ये जो ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड ऑक्साइड ये एक लेयर बन गई, इसके ऊपर एक लेयर बन गई। अब ये जो लेयर है ना, इसने एक अच्छा सा काम करा कि अब ये इसको और ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, इसका और ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है कि नहीं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीडेशन तो हो चुका है ऑलरेडी। भाई ऑक्सीडेशन याद नहीं आ रहा क्या, चैप्टर 1 में पढ़ा था रेडॉक्स में कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो गई। अब ये कह रहे हैं कि और ऑक्साइड लेयर फॉर्म नहीं होगी। भाई ऑक्साइड लेयर अगर फॉर्म हो गई और ऑक्सीडेशन और नहीं होगा, अब ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन और नहीं होगा, यानी कि ऑक्सीजन और नहीं आएगा। एक बात बताओ, अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन पहले से है तो इसको और ऑक्सीजन की जरूरत ही क्या है, तो क्यों आएगा और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आना यानी कि दोबारा ऑक्सीडेशन होना। भाई ऑक्सीडेशन हो तो क्या, आप क्या ऑक्सीडेशन होगा, अगर कोई इंसान मर गया तो अब और क्या मरेगा, मरा हुआ और क्या और कितना मरेगा। वैसे अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, अब कितना ऑक्सीडेशन करेगा। तो यही लिखा देखो, सरफेस ऑफ मेटल, इसके जो मेटल के सरफेस है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इसके सरफेस क्या होता है, कवर्ड होते हैं, थिन ऑक्साइड लेयर होती है इसके ऊपर, थिन ऑक्साइड लेयर। और वो किसकी लेयर है, ऑक्साइड लेयर जो वो ऑक्सीजन से बनी हुई है, वो ऑक्साइड लेयर है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेक्ट किस चीज से कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, बचा रही है उसको दोबारा ऑक्सीडेशन होने से, फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो जाए, दोबारा से ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ऑक्सीडेशन होने का मतलब खराब होना होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स के, जब चिप्स अगर खुला रखेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो उससे बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भरते थे। और जो रस्टिंग ऑफ आयरन था वो भी चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में था वो डेली लाइफ के। तो वैसे इसका और ऑक्सीडेशन ना हो, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और खराब ना हो, क्योंकि अब इसके ऊपर ऑक्साइड के लेयर तो अच्छी बात है ना, प्रोटेक्शन दे रहा है इसको। अब अगला पॉइंट ये है कि जो आयरन होता है ना, आयरन, आयरन यानी Fe, फेरस, ये डू नॉट बर्न, ये नहीं जलता है, इसको कितना भी गर्म करो, हीट करते जाओ, ये जलेगा ही नहीं। बट एक खास बात है कि जो आयरन की जो फाइलिंग होती है, आयरन की फाइलिंग यानी आयरन के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, आयरन को मान लो आपने आयरन को तोड़ा और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके, बहुत ज्यादा उसको पीस पीस के छोटे टुकड़े कर दिए, पाउडर फॉर्म में थोड़ा बना दिया उसको, तो वो बड़े आसानी से जल जाएगा। ये खास बात है इसकी कि वो इजीली जल गया, बड़े आसानी से जल गया। अच्छा, जो सिल्वर होता है, जो गोल्ड होता है, सिल्वर यानी कि Ag और गोल्ड यानी कि Au, ओरम बोलते हैं इसको, और इसको अर्जेंटेनम बोलते हैं। सिल्वर और गोल्ड ये दोनों जो है ना, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। एग्जाम का सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आया है कि हाई टेम्परेचर देने के बाद भी, बहुत तगड़ा हाई टेम्परेचर दे दिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट तब भी नहीं कर रही है, करते ही नहीं है, बड़े नखरे वाले हैं। कहते हैं हम तो सोना चांदी बहुत अमीर है, हम नहीं होने वाले, हाई टेम्परेचर कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, ऑक्सीजन दे रहे हो, मैं क्या करूँ ऑक्सीजन का, हाई टेम्परेचर दे रहे हो, मैं क्या करूँ हाई टेम्परेचर का, मैं तो बर्न नहीं होऊंगा, मैं तो नहीं जलने वाला, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं हूँ अमीर, मैं हूँ सोना चांदी, तो मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। अगला टॉपिक है फ्लेम टेस्ट कलर, यानी कि अगर मैं इसको जलाऊं तो कैसा फ्लेम निकलेगा, इसको धुआं निकलेगा, उसका रंग कैसा होगा, मतलब किस तरह से ये चमकेगा। तो आपको ना ये बस डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ गया था पोटेशियम वाला या फिर सोडियम वाला आ गया था, आई थिंक सोडियम वाला आया था येलो रंग का। तो आपको ना एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा, आपको डायरेक्ट याद रखना है, और मैं आपको याद कराता हूँ। देखो, जो सोडियम है वो येलो रंग का होता है। अब इसको कैसे याद करें भाई, येलो रंग का क्या होता है, सन, सन जो है येलो रंग का होता है,
सन, एस यानी कि सोडियम, सोडियम, और सन का रंग क्या होता है, येलो, तो ये याद हो गया। लिथियम, जो लिथियम है ना, लिथियम जो है वो क्रिम्सन रंग का होता है। क्रिम्सन क्या होता है, ऐसे याद करो इसको, क्रिम्सन क्रीम टाइप का थोड़ा कलर है। देखो इसको ऐसे याद रखो कि आइसक्रीम ली, किसी बंदे ने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम ली, तो लिथियम यानी क्रिम्सन रंग का है। और पोटेशियम जो होता है उसके लिए याद रखो कली, कली, कली यानी लिलाक, लिलाक रंग होता है इसका। अब ये लिलाक क्या होता है भाई, थोड़ा सा हल्का सा लाल टाइप का दिखता है, लिलाक रंग का, आप सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है। अब देखो कैल्शियम जो है वो क्या है, जो कैल्शियम है ना वो ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड, यानी मान लो किसी ने बोला कि संतरा कब खाएगा, लाल वाला संतरा कब खाएगा, लाल वाला संतरा होता नहीं है बट मान लो है, तो लाल वाला संतरा कब खाएगा, तो उसने बोला मैं कल खाऊंगा। तो कैल्शियम जो है ना, आपको जिस तरह से याद करना है उस तरह से याद कर लो, अगर ऐसे याद हो रहा है तो ऐसे कर लो, ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, फिर तो और अच्छी बात है। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मेरी तरह से याद कर सकते हो तो कर लो, आपको बस ये याद होना चाहिए और कुछ नहीं, यही मकसद है। और फिर जब उससे पूछा गया कि लाल रंग का ऑरेंज कब खाएगा, तो उसने बोला मैं खाऊंगा जंगल में। तो उसने बोला क्यों, जंगल में क्यों खाएगा, अब जंगल यानी हरा, ग्रीन कलर का होता है, तो जो कॉपर 2+ है वो ग्रीन कलर का होता है। अब नंबर 2 पे जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देने वाला है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, एसिड बेस साल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिएक्शंस बहुत अमेजिंग है सारी की सारी, तो उसको देख करके आओ, बहुत मजा आने वाला है फिर चैप्टर में, क्योंकि मेटल की जो रिएक्शन है वो हम आगे इसमें भी देखने वाले हैं, और रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो भी हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। जब आप इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए और समझाते हुए।